हाथरस की धरती पर 4 लड़कों ने गैंगरेप किया उस बेटी को। रात के समय सिस्टम ने उस लड़की को जला दिया। उसकी लड़ाई मैं अकेले लड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, आई एम राहुल और हम लोग जा रहे हैं घूमने आज एक प्रोग्राम में नेताजी के साथ में। ये है काशीराम जी और एक सामाजिक कार्यक्रम है। प्रसिद्ध वकील हैं वो आने वाली है, तो उसी में देखते हैं, चलते हैं पहले तो रोड से। की धरती को मेरा कि इस बेटी को इतना सम्मान आप लोगों ने दिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सामने विराजमान न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति माननीय श्री वीरेंद्र यादव सर का। आपको मैंने नहीं सुना है सर, और मैं निश्चित रूप से, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट, इस विभाग से, इस प्रोफेशन से आती हूँ, वकालत में हूँ, तो आपके उद्गार अगर मैं सुनती तो मुझे अच्छा लगता, और उम्मीद करती हूँ सर आप अभी कुछ ना कुछ बोलेंगे और मैं गौरवान्वित महसूस करूंगी। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ माननीय जगदीश यादव सर का कि उन्होंने अभी अपनी बात रखी और बहुत सारी चीजें, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से काम करते आ रहे हैं या जो अभी निरंतर अपने पदों से रिटायर हो गए हैं लेकिन फिर भी समाज में योगदान दे रहे हैं, ऐसे हमारे बड़ों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। माननीय जगदीश सर, माननीय श्री राजीव रंजन राजेश सर को मैंने सुना, अधिवक्ता है सर्वोच्च न्यायालय में। कुछ मेरी उनसे बातें हो रही हैं क्योंकि मैं बहुत लोगों को जो मंच पर आसीन थे सर, सबका नाम सुना था, मैं पर्सनली नहीं जानती। आज मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। साथ में ही मैं माननीय प्रोफेसर श्री अवधेश कुमार शाह सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था बीओबीसी सम्मेलन, जिसमें उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपने समाज के लोगों से, आप लोगों से मुझे दिल्ली में रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। साथ में ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ श्री महेश कुशवाहा जी का। दद्दू जो दादाजी हैं, उन्होंने बोली एक बात को कि बेटा आप सीमा अगर अपने समाज को जागरूक एकत्रित कर लो तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बदल सकता है। तो दादाजी, आपका आदेश, आपका ये कथन मेरी सर आंखों पर जरूर ऐसा होगा, लेकिन मैंने जब ये उद्गार महेश भाई साहब के सुने तो मुझे लगा जो मैं महसूस करती हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे विश्वास न करने से होता क्या है, ये सच है इस देश की जातिवादी व्यवस्था का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बिहार की धरती पर जगदेव प्रसाद जी हुए, वो व्यक्ति जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी उस व्यवस्था से लड़ते हुए, उस सिस्टम से लड़ते हुए। उसके बाद बिहार राज्य में कभी कोई मुख्यमंत्री ओबीसी के अलावा नहीं हुआ है, ये सच है। मध्य प्रदेश की बात करें, अभी सुखलाल कुशवाहा जी की बात की, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रही थी और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम में मैं निकलती भी नहीं थी उतनी, लेकिन एक चीज मैं बखूबी अच्छे से जानती हूं, मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिशियन थे, बहुत छोटे स्तर के मुखिया थे, प्रधान थे, और हमारे घर पर जो समाजवादी पार्टी के आज नेता हैं वो सभी लोग आते थे, उनको सुनती थी, छोटे से सुनती थी, 5th और 6th क्लास में थी तब से सुनती थी। ये जो समाज है कुशवाहा, शाक्त, सैनी, मौर्य, माली, इसकी एक खासियत है, ये समाज को देना चाहता है, अपना हक लेना नहीं जानता है। ये यूनाइट होकर के वोट करेगा, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा, सहयोग करेगा, अपनी जान दे देगा। आपको पता होगा, अगर बिहार से सर बैठे हुए हैं चंदू कुशवाहा, जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो लड़का प्रेसिडेंट था, जो हमारा
उसका मर्डर हुआ सिवान की धरती पर। जगदेव प्रसाद जी का मर्डर हुआ बिहार में। उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी ऐसे लोग हुए हैं। और तो और अगर हम बात करें हमारे पूर्वजों की, जैसे महेश भाई साहब बोल करके गए, आज इस मंच पर मैं बोल पा रही हूँ तो उसका श्रेय मात्र एक स्त्री को जाता है, वो है माता सावित्रीबाई फुले और उनका साथ देने वाली फातिमा शेख। ये जो मंच पर डाइवर्सिटी है मुझे दिखनी चाहिए। अगर हम वाकई में देश की 90% आबादी की बात कर रहे हैं तो 90% आबादी में आपके हमारे घरों में बैठी हमारी जो इंटेलिजेंट बेटियां हैं उनको 2 दर्जे पर मंच पर भी बैठाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। आज जिस बेटी को पूरा देश सलाम कर रहा है, मैं ये बात उत्तर प्रदेश के लिए कह रही हूँ स्पेशली। मुझे एक पार्टी से बराबर ऑफर मिल रहा है पिछले 1 महीने से, आप आइए पार्टी ज्वाइन करिए। मैंने कहा आप क्या देंगे? मानेंगे ना, हक मांगना सिखाया जा रहा है। सर ओबीसी समाज है, सब बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों ने हक छीना है, जनरल कैटेगरी ने छीना है, सिस्टम ने हमें बर्बाद कर दिया। तो एक बात मैं कह रही हूँ कि जब ओबीसी समाज की कोई पार्टी है या फिर आप लोग इसकी बात करते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो एक बेटी को जिसको अगर पूरा देश आज जान रहा है, अगर उसने ये कहा कि आप दोगे क्या, तो कहते हैं हम आपको एमएलए का टिकट भी नहीं देंगे। तो हम अब उस कैटेगरी में खड़े होने वाले हैं आगे भविष्य में कि आप कोई नहीं हो तो हमें टिकट देने वाले, हम टिकट बांटने वाले बनेंगे भविष्य में। ये आज मैं सागर की धरती से ऐलान करके जाती हूँ। और मेरे पिताजी एक बार, क्योंकि सच बोलना बहुत जरूरी है, मेरे पिताजी एक बार एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे लोकसभा के। मेरी उम्र उस टाइम रही होगी कम से कम 10-11 साल की। पापा से हमेशा कहती थी भाषण देने का शौक है, क्योंकि घर में पॉलिटिकल माहौल रहता था। दिन भर मेरी मदर परेशान होती थी चाय बना करके। वो स्त्रियों की समस्याओं पर भी मैं बात करूंगी। जबरदस्ती करके मंच पर खड़ी हो गई और बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे हमारे। मैंने कहा कि ये जो आप लोग बैठे हुए हो, अपने जो वोट का प्रयोग कर रहे हो सोच समझ के करना, क्योंकि इधर जो लोग बैठे हुए हैं, इधर से मतलब आप लोग समझेंगे, उन नेताओं की बात कर रही हूँ, उस टाइम की बात कर रही हूँ। ये लोग बाद में आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे। मेरे पिताजी का चेहरा डाउन हो गया और बाद में जब कार्यक्रम खत्म हुआ, समापन हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैं सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। उसके बाद रामगोपाल यादव जी ने कहा कि प्रधान जी आपकी बिटिया कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगी। मैं घर के अंदर आकर के मुझे लगा मैंने अपने पिताजी की इंसल्ट कर दी। मैं जब अपने घर पर गई और घर में सबसे कोने में जो मेरा कमरा है उसमें जाकर के कुंडी लगा के अंदर बंद कर लिया कि पापा जी की मैंने इंसल्ट कर दी। तो मैं ये उदाहरण आपको क्यों देना चाहती हूँ, जब मेरे पिताजी घर आए, माता जी से पूछा बिटिया कहाँ है, सीमा कहाँ है। मम्मी ने कहा और चढ़ाओ सर पर, बेटी को ऐसे ही तुम्हारे कार्यक्रम बिगाड़ेगी। लेकिन वो पिता जब मेरे पास आया, हमने उनको माफी मांगी। उन्होंने क्या कहा, बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी सिस्टम अगर तुम्हें लगता है गलत है, उस पर खुल के बोलना, डरने की जरूरत नहीं। सच तुमने बोला, सच हम लोग नहीं बोल रहे थे मंच पर। और ये बात मैं मैम एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ जो श्रम अम्बेडकर बोल करके गए हैं ना, मैं कहती हूँ मेरे आगे आने वाले भविष्य का यूथ सच बोलेगा, क्योंकि सच को जरूरत है एक्सेप्ट करने की। और जो हम आंदोलन कर रहे हैं इसमें नो डाउट कि किसी का बिल्कुल भी योगदान ऐसा नहीं है कि नगण्य है। यहाँ हर व्यक्ति बैठा है। मैं अगर दिल्ली से आई हूँ, कोई बात नहीं, समाज देश के लिए, मैं भारत की नागरिक हूँ, सोचूंगी भविष्य में कि मेरे देश का हर व्यक्ति समृद्ध बने। तो आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबका एक मिनट कीमती है। और आप जो लोग अपने घरों से इस बरसात के सीजन में आकर के सर्दी में बैठे हैं, आप लोगों का एक मिनट, एक पैसा, सब कुछ कीमती है। और अगर आप लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो कोई गलत नहीं करता है। खामियां हैं उस पर हर किसी को बोलने का अधिकार है। मैंने दिल्ली में जो क्राइम हुआ था 2012 में, निर्भया केस, सिस्टम से पूरी लड़ी थी। अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस की धरती पर 4 लड़कों ने गैंग रेप किया उस बेटी को। रात के समय सिस्टम ने उस लड़की को जला दिया।
उसकी लड़ाई मैं अकेले लड़ रही हूँ। अगर मैं ओबीसी समाज की, बहुजन समाज की बेटी हूँ, तो एक भी बार सो कॉल्ड बहुजन समाज ने, सो कॉल्ड ओबीसी समाज ने इस बेटी की सिक्योरिटी की मांग क्यों नहीं की? ट्विटर पे अकेले लिखती रही, आज भी अपनी जान को हथेली पे डाल करके ये मेरा भतीजा जो है जितेंद्र कुशवाहा, एडवोकेट श्रम अम्बेडकर, ऐसे यूथ जो है ना मेरे सराउंडिंग होकर के जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने, आप किस बहुजन समाज की बात करें, किस ओबीसी समाज की बात करें, जहां पर आप देखेंगे कि आपके जाति का कोई व्यक्ति जिसका टाइटल दूसरा है, आप लग जाएंगे उसको प्रमोट करने। लेकिन ये कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य समाज ये हर किसी को प्रमोट करता है। लेकिन आज मैं कह रही हूं महेश भाई साहब आपसे, और इस सागर की धरती पर लड़ना सीखिए, डटना सीखिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई, क्योंकि अगर वाकई में ये जो यहाँ पर टाइटल है संख्या अनुपात में आरक्षण और जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर इसकी बात करेंगे तो वाकई में 2023 में दिखा दो ना आप लोग अपनी संख्या का बल। इस सागर में ही मुझे लगता है कि बहुत सारी आबादी है, कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पर अपने 2-3 एमएलए बना सकते हैं। मुरैना में गई थी, वहां पर मैंने देखा है, मुझे सब पता है, क्योंकि वो पापा जो मेरे प्रधान थे ना आज हमारे बीच नहीं, उनकी डेथ हुए 20 साल हो गए, इस बेटी को बहुत कुछ सिखा गए। लेकिन अभी भी सार्वजनिक मंचों पर क्या होता है, स्त्री है, इसको समझ नहीं होगी। लेकिन ओबीसी समाज में, लेकिन लोग सोचते हैं जो लोग पहले से सत्ता में बैठे, अगर ये हमारे हक अधिकार की बात 100% नहीं कर रहे हैं, अगर ये 20% भी कर दें, जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, हम जिनसे जो संसाधन पर्टिकुलर 10% आबादी के पास है, उनसे छीनने की लड़ाई 90% और 10% की लड़ाई है। लेकिन एक लड़ाई 27% के अंदर की भी तो लड़ाई है, उसको कौन लड़ेगा? उसको हम आप लोग लड़ेंगे। चाहे कोई, अगर ओबीसी का कार्यक्रम है तो मंच पर सारी जातियों की जो लोग आना चाहते हैं, जो समाज लोग हों, सबको इक्वल रिस्पेक्ट, सबको इक्वल तरीके से भागीदारी बहुत जरूरी है। आज हमारा देश महात्मा जो फातिमा शेख हैं उनको भूल गया। माता सावित्रीबाई फुले ने जब पहला स्कूल खोला, इतना ज्यादा उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया जब वो पढ़ने जाती थी। फातिमा शेख जो उनके कंधे से कंधा मिला करके हमेशा खड़ी रही। आज उस अल्पसंख्यक समुदाय को हमने वाकई में एक ढुलमुल रवैये से बना दिया कि तुम जाओगे कहां। गद्दी सर शायद मैं सही बोलेंगे कि तुम जाओगे कहां, क्योंकि आपके ऊपर तो राजनीति होती है। पाकिस्तान छोटा सा बन गया है और वो पाकिस्तान जो बना 1947 में, उसके बाद उस पाकिस्तान का नाम यूज करके हम अपने भारत को कमजोर अभी तक करते आए हैं। इस देश की 90% जो आबादी है उसके हक अधिकार की बात किए बिना क्या ये संभव है कि ये हमारा जो देश है इसकी समृद्ध होने की हम बात कर सके? यहाँ पर अगर उत्तराखंड मध्य प्रदेश की सर जैसे बता कर दे गए कि 27% आरक्षण जो है पंचायतों में खत्म कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। मैं अधिवक्ता हूं, मैं बता रही हूं, आपके कानून जो बनाया गया, जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, सोचिए क्या होता है न्यायालयों में। कानून बनाया गया था SC ST को ये अधिकार मिले हुए, कानून संशोधन हुआ कि 27% ओबीसी का आरक्षण है। इंटरप्रिटेशन जो होता है, एक शब्द व्याख्या जिसको बोलते हैं कि किसी की चीज की व्याख्या करना, जब वो व्याख्या हमारे न्यायाधीश करते हैं ना, तो उन चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके आपके रिजर्वेशन खत्म किए जाते हैं, क्योंकि आपकी संख्या वहां नहीं है। मात्र एक ओबीसी, शायद एक भी नहीं, मुझे लगता है सर क्लियर करेंगे, वहां पर एक दलित समुदाय का जस्टिस है और अभी रिसेंटली कुछ महिलाएं अपॉइंट की गई हैं, जजेस नहीं है। उनसे जब, और वो लोग जब रिजर्वेशन खत्म करते हैं, अगर 27% की, और भी अगर हम रिजर्वेशन की बात करें कि कॉन्स्पिरेसी क्या है आप लोगों के खिलाफ, तो देखिए मैंने FGS का एग्जाम दिया, हायर जुडिशरी जिसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। 40 सीटें टोटल 60 सीटें थी, जिसमें करीब 10 या 11 सीटें ओबीसी की थी। उन्होंने क्या किया, ओबीसी के लिए अंक जो है नंबर निर्धारित कर दिए।
40 या 45%। इससे कम अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट का नंबर आया तो वो सेलेक्ट नहीं करेंगे और उन सीट्स को खाली रखेंगे। और जब वो सीट खाली रहेंगी, ऐसा 1 साल करेंगे, 2 साल, 3, 4 साल, फिर उन सीट को कंबाइंड करके जनरल सीट बना करके निकालेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी होती है, हमें वहां तक पहुंचना है। और अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, एक इंटरप्रिटेशन आया था कि जो आरक्षण है जिन लोगों को मिला हुआ है वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में 49% आरक्षण की सर मैं बात कर रही हूँ, जो पहले था अब तो ज्यादा हो गया है, जनरल कैटेगरी में भी लोगों को दिया गया है कि जिन लोगों को, जो लोग जिस कैटेगरी में हैं उसी में ही फाइट करेंगे। अब इनसे ये पूछा जाए जिन्होंने इंटरप्रिटेशन किया कि हम लोग उसी में करेंगे, तो जो 51% सीटें हैं वो किसके लिए थी? वो अनडिक्लेयर्ड रिजर्व सीटें पर्टिकुलर समुदाय के लिए थी। आरक्षण हमसे ज्यादा उनका था। ये इंटरप्रिटेशन होती है और हम लोग इस कॉन्स्पिरेसी को समझ ही नहीं पाते हैं। अभी अगर बात करें कि 27% आरक्षण के लिए मंडल कमीशन आया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इतना बड़ा संविधान हमें दिया, जहां पर मैं कहूंगी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और उस संविधान में हमारे आपके हक अधिकारों की बात की गई है। उस संविधान को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये 90% आबादी कर क्या रही है? फिर अगर हमने अपने हक अधिकार का लड़ना, बोलना, डटना सीख लिया, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूनिटी। यूनिटी वो 90% पॉपुलेशन में दिखनी चाहिए। अगर ओबीसी के अंदर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे परिवार की तरह है कि हमारे परिवार में 4 भाई हैं। अगर कोई बड़ा बाहर की हमें लड़ाई लड़नी नहीं है, अंदर की लड़नी है, बंटवारे की, जितना मिला है तो उसमें भी मिल बांट लीजिए ना। और अगर कोई भाई छूट रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम उन पर दोषारोपण ये कर रहे हैं कि वो सत्ता में, सिस्टम में पहले से बैठे, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो ये लड़ाई तो कभी कभी घरों में भी होती है कि एक बड़ा भाई जो आगे बढ़ गया, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो छोटे भाई को, जिसके पास संसाधन कम है, जो नॉलेजेबल कम है, जो चीजों को नहीं समझ रहा है, वो सिखाए, समझाए। अगर ओबीसी समाज में भी ऐसा है, जो लोग नहीं बाई चांस आगे आ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि जो लोग पहले आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन नहीं, वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि अगर कोई काबिल व्यक्ति किसी और जाति का आएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी और जाति का आएगा, ये अपनी संख्या बल के आधार पर नेतृत्व न ले ले। ये सच हम क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? और अगर ये सच है तो इसको स्वीकार करना होगा। और देखिए, 10% आबादी से लड़ना कौन सी बहुत बड़ी बात है। जब हमारे देश से, जिसको हम कहते हैं भारतवर्ष, जब बना, ये सिकंदर को खदेड़ करके भगा दिया, जो कि पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर रहा था, तो कौन सी ये बड़ी बात है। लेकिन समस्या ये है, उसके लिए ईमानदारी चाहिए। समस्या ये है, उस समस्या को खत्म करो, यूनिटी चाहिए। ये सारी चीजें, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो नो डाउट कार्यक्रम होते रहेंगे, सारी चीजें होती रहेंगी। एक और मैं बात कहूंगी, हम लोग अभी सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित हैं। कभी आप लोगों ने सोचा, एक तो निजीकरण कर दिया गया, तो वैसे भी सरकारी नौकरियां नहीं है, रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में। पीएससी जो है गवर्नमेंट सेक्टर, उनको हमारी सरकारें बेचे जा रही है। जब सरकारी नौकरियां नहीं है तो आप चिल्लाते रहिए रिजर्वेशन, आप कहां पर ले गए रिजर्वेशन। अब बात आती है निजीकरण की। रेलवे बेचा जा रहा है, एलआईसी को बेच दिया, बहुत सारी एयर इंडिया को भी सेल कर दिया गया, बहुत सारी हमारी जो पीएसयू थे उनको बेचा जा रहा है। अब ये जाएंगी प्राइवेट हाथों में। प्राइवेट हाथों में अगर ये जा रही, मुझे पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो टैलेंट से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा और एक प्राथमिक विद्यालय के
मिड डे मील का खाना खा करके पढ़ने वाला बच्चा क्या उनसे कॉम्पीट करेगा जा करके? तो निजीकरण में भी वही लोग जाएंगे। जब निजीकरण होगा कंपनियों का, तो हमें बात निजीकरण का अगर विरोध कर रहे हैं तो साथ में हमें प्राथमिक एजुकेशन पर भी काम करना चाहिए कि देश के अंदर एक समान एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बिना निजीकरण का विरोध का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ अगर इस देश की बहुत सारी समस्याओं की अगर बात करें, जिसमें एक सबसे बड़ी मुझे जो समस्या लगती कि जैसे मेरा देश आजाद हुआ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा योगदान देते थे जीडीपी में, लेकिन हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया। और मुझे ये भी एक कॉन्स्पिरेसी लगती है, क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर उद्योग लगा दिए जाते तो ये बहुत बड़ी दलित महिलाओं, ओबीसी, अल्पसंख्यक की आबादी के पास एम्प्लॉयमेंट होता और ये भी सशक्त होता, इसके पास पूंजी होती, पैसे होते और ये भी उस कैटेगरी में शामिल होता। इसीलिए शायद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट कहाँ आ गए, सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर का आज ये है कि अमेरिका ने अगर अपनी कंपनियों में सर्विस देने से भारत को रोक दिया तो एक बार में 50 लाख युवा बेरोजगार होता है देश के अंदर। और वो बेरोजगार युवा जो है, अगर आप सर्वे करके देखेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समुदाय का हो, उस लेवल पे हम लोग क्या सोच पा रहे हैं? तो ये आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर वाकई में जो जगदीश प्रसाद जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब जब कैटेगरी है यहाँ पर, अब ये जातिगत संरचना है यहाँ पर, तो उन्मूलन की बात भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत समय लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो जो अभी बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल लेवल में भी डिस्कशन करते हैं, पहली बार की जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, अब उसी में हम जब फाइट कर रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर में जो हमारी फाइट है, जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में ये बहुत जरूरी है कि इक्वल हिस्सेदारी हो। उसके बाद जो है वो हम जातिगत भी उन्मूलन जो है वो किया जाएगा। और मेरा एक मानना है कि इस देश के अंदर जो अंतरजातीय विवाह है उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, शायद एक बार भाई सोचेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग बैठे हैं, एक स्त्री जो है उसको जाति से कोई लेना देना नहीं है। किसी के पिताजी कुछ टाइटल लगाते थे, शादी होगी, पति का टाइटल अडॉप्ट कर लिया, उसको जाति का सिस्टम से लेना देना नहीं है। तो एक्चुअल में अगर कोई जाति विरोधी है और जाति उन्मूलन कर सकता है तो इस देश की महिलाएं हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत पीड़ा होती है, यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, विभा मैम, कुशवा मैम बैठी हुई है, यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई है, वो पटेल मैम बैठी, बहुत लोग हमारी सिस्टर हैं पीछे, लेकिन संख्या कितनी है? हार्डली 1 या 2%। चूंकि मैं समझ रही हूँ कि अगर इस मंच पर आज मैं बोल पा रही हूँ, आप लोग सम्मान दे रहे हैं और सुन रहे हैं मुझे, तो मैं क्यों बोल पा रही हूँ, इस बात पर बोलना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बोलने की परमिशन दी, पढ़ाया, क्योंकि मैंने लड़ाई की उस समय, अपने गांव में लड़ाई की, उस सिस्टम से लड़ाई की। वो एक और सिस्टम है फीमेल के लिए, एक तो आप लोगों का जो सरकार का सिस्टम है जिससे लड़ना चाहते हैं व्यवस्था, एक और चीज है इस देश की स्त्रियों के लिए घर के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम है किचन तक सीमित रहने का, घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने का। उस सिस्टम से इस देश की 49% महिलाओं की आबादी को लड़ना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई में अगर पूरे विश्व का पुरुष समाज इतना ही काबिल था तो फिर खामियां कहां से आ गई? इन्वायरमेंट का इशू कैसे क्रिएट हो गया? परमाणु बम कैसे डाले जाने लगे? हिरोशिमा नाम इतना बड़ा विनाश कैसे किया जाने लगा? कट्टे बंदूक का आविष्कार किसने कर दिया? किसी स्त्री ने तो नहीं किया। इसका मतलब है कि एक स्त्री के हाथ में अगर सत्ता आएगी ना, और परिवार का स्ट्रक्चर जो है अगर उसके अनुसार भी होगा, समाज का स्ट्रक्चर भी उसके अनुसार होगा ना, तो मुझे लगता है कि आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।
इसलिए हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, चूंकि मैं महिला मुद्दे पे भी काम करती हूँ, कि अपने घर में बैठी स्त्री को सम्मान देना सीखिए। अपने घर में बैठी स्त्री को, जो कि पढ़ के पहले से नहीं पढ़ी, अगर अपने मायके में इनकी शादियां हो गई, उन भाइयों से कह रही हूँ, कम से कम न्यूज़पेपर तो उसको पढ़ने दीजिए, उसको टीवी तो देखने दीजिए, उसको न्यूज़ तो देखने दीजिए, उसको इस काबिल बनाइए कि कम से कम वो उस चार दीवारी के अंदर रहकर भी आपके बच्चे को सामाजिक क्रांति, ओबीसी क्या होता है, SC ST रिजर्वेशन क्या होता है, माता सावित्रीबाई फुले कौन थी, ज्योतिबा फुले जी कौन थे, इन सारी चीजों को बता सके, इस काबिल तो बना दीजिए। और बेटियां जो हैं, मैं कहती हूँ, मैंने 4 लोगों को फांसी की सजा दिलवा दी, जिद थी मेरी, सिस्टम से लड़ रही थी, एक तो न्यायिक लड़ाई थी, दूसरी सिस्टम से भी थी, लेकिन क्या वाकई में वो एक हल है? क्योंकि इस हल का एक्चुअल में जो समाधान है वो हमारे और आपके बीच में है। मैं मानती हूं कि हर किसी भी समाज में सिस्टम, कोई भी सामाजिक संरचना में पूरी तरीके से 100% हर चीज सही नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो इस तरीके के क्राइम करेंगे हर जगह, लेकिन जब वो क्राइम का रेशियो बढ़ा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम और आप, हमारे और आपके घरों में जो संरचना है वो जिम्मेदार है, जो वातावरण है वो जिम्मेदार है। और अगर इस वातावरण की बात करें तो हमारे बेटा और बेटी में जब हम परवरिश करते हैं, बेटे को जिम जाना सिखा रहे हैं, बेटा क्रिकेट खेल रहा है, बेटा बाइक चला रहा है, बेटा हर जगह जाएगा। अभी पॉलिटिकल माहौल है उत्तर प्रदेश में, देखिए रैलियों में बेटे खूब बाइक लेकर के घूमेंगे, नुक्कड़ पे बात करेंगे राजनीति की, देश में ये, उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री बनेगा, देश में वो प्रधानमंत्री बनेगा। एक बार कभी सोचा किसी ने उस टाइम आपके घर की बेटी क्या कर रही है? उस टाइम आपके घर की बेटी उन बेटों के डर के वजह से रात में बाहर नहीं निकल सकती, 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। उस टाइम आपके घर की वो बेटी है, आप उसको किचन में काम करना सिखा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं ससुराल में कैसे रहना है। ये हमारा ताना बाना पता होना चाहिए। इस 49% आबादी की टैलेंट, उसकी पूरी एनर्जी, उसकी स्वतंत्रता आप लोगों ने घर की 4 दीवारी में कैद कर रखी है। और उसके लिए जब हम कहते हैं रेप रुकने चाहिए, स्त्रियों के खिलाफ क्राइम नहीं होने चाहिए, कौन रोकेगा? मुझसे हमारे बहुत सारे जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कहते हैं कि बेटा नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया है, सारी चीजें, क्या ऐसे बदलाव होगा? तो मैं रोड पर भी उतरती हूँ और वो जरूरी है, क्योंकि जिस बेटी को आपने अपने घर के अंदर बोलने नहीं दिया, जिसको आपने ये सिखाया बेटा आपको सुंदर दिखना है, बेटा आपको धीमे आवाज में बोलना है, और जब शादी किसी बेटी की आती है तो वो बेटी ट्रे में चाय लेकर के जाती है और कहा जाता है मेरी बेटी गाय है, गाय। किसी बेटे को कहा गया गाय। अगर बेटा गाय नहीं हो सकता, इसीलिए वो बेटा राजनीति कर रहा है, इसीलिए IAS बन रहा है, IPS बन रहा है और अखाड़ों में लड़ रहा है। और वो बेटी जिसको आपने एक जीता जागता इंसान को आपने गाय बना करके, कभी वो दहेज के वजह से फांसी के फंदे पर झूल रही, कभी उसका रेप हो रहा है, कभी उसके साथ और भी क्राइम हो रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी, ये मंच जो वो है वो ओबीसी की समाज का मीटिंग का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ओबीसी समाज में भी हर घर में हर व्यक्ति एक स्त्री से जुड़ा है, तो उसकी भी ये जिम्मेदारी कि अपने घर की उस बेटी को इक्वल तरीके से आगे निकाले। और ये जो बुराई है, जो सिस्टम है, जो अगर क्राइम हो रहे हैं बेटियों के साथ नहीं रुक रहे हैं, वो सबसे बड़ी खामी मुझे लगता है हमारे पास सफिशिएंट कानून है, वो है इम्प्लीमेंटेशन, निर्वचन का। अगर कानूनों का सही से जो इंटरप्रिटेशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसको लागू कर दिया गया, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बहुत सारे समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। ये दोनों अगर सामंजस्य बिछाकर के काम करेंगे तो ये समाधान संभव है। साथ ही साथ मैं दोबारा से आप सभी लोगों का, जो यहाँ पर जितने भी इस पंडाल में बैठे हमारे मेरे भाई सागर की धरती से, या बहुत लोग ओरछा से भी भाई आए हुए थे, विदिशा से भी आए हुए थे, सभी माता बहनों का, और जो यहाँ पर आयोजक समिति में जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मोदी कुशवाहा पटेल भाई का, उनकी पत्नी मालिनी जी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, उन सभी लोगों का। और सबसे पहले मैं कहूंगी हमारे जो दादाजी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।
दादाजी ये लड़ाई जो है हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। 10% आबादी बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि आप अगर सोचेंगे, लेकिन 10% आबादी के पास अगर आप जनगणना करेंगे, जमीनें उनके पास ज्यादा है। ये लड़ाई सिर्फ रिजर्वेशन की नौकरियों की नहीं, जमीनें उनके पास ज्यादा है, तेल के कुएं उनके पास ज्यादा है। अगर आप देखेंगे ठेकेदारी हो गई या किसी भी चीज में जो डिपार्टमेंटल जो अपॉइंटमेंट होते हैं, नियुक्तियां होती हैं, वो सब में हम लोग नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है और उसी लेवल पे यूनाइट होकर के स्ट्रेटजिकल तरीके से लड़ाई हमें लड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी जाएगी और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं वो लोग अपना संरक्षण देंगे, वो लोग अपना मार्गदर्शन देंगे, तो हम सभी भाई मिलकर के लड़ेंगे। और सागर की धरती के सभी भाइयों को मैं अपना शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और एक बात और मैं फाइनल कहूंगी कि अगर आप लोग महात्मा ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं तो उनकी सिर्फ जयंती मत बनाइए, उनके आदर्शों को अडॉप्ट कीजिए। अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो उस चीज का आप अपने जीवन में आदर्श को उतारिए। अगर वो समाज के उत्थान के लिए इस्तीफा दे सकते हैं तो सत्ता से बने रह करके अपने ओबीसी, दलित, SC, ST समुदाय का अगर आप पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, मंत्री बन के भी आवाज नहीं उठा पा रहे, तो एक बार रिजाइन तो दे करके देखिए, समाज आपके पीछे आ जाएगा। और साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक 9 साल बच्ची, वो 9 साल की बच्ची थी सावित्रीबाई फुले जी, उस स्त्री को पढ़ा करके इस देश की प्रथम शिक्षिका बना दिया। और उनकी हम जयंती मनाते हैं, किसकी? महात्मा ज्योतिबा फुले जी की। क्या हम अपने घर की स्त्री को सावित्रीबाई फुले बनाने की जरूरत नहीं है? उतना उसको हक दे दीजिए जितना वो एक इंसान है, उसको सम्मान दे दीजिए। अपने घर की बेटी को पढ़ा दीजिए, अब हर सावित्रीबाई खड़ी करते रहेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी आप सभी का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी भाइयों का, माताओं बहनों, सागर की धरती और मध्य प्रदेश की धरती को मेरा सैल्यूट, सलाम। मैं फिर आऊंगी आप लोगों के बीच। थैंक यू सो मच।